उपवास करते समय बस एक तो बहुत बोलना नहीं चाहिए यदि आपको अपनी एनर्जी बचानी है। ये ऐसे समझिए, बोलने का सिस्टम, एक डब्बे में आप रेत भर दीजिए और डब्बे का छिद्र, डब्बे में थोड़ा सा छिद्र कर दीजिए। रेत हो या जल हो या कुछ भी तरल पदार्थ, कुछ भी, वो धीरे 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 वो निकलना शुरू हो जाएगा। और ऊपर से आप डाल नहीं रहे तो वो धीरे धीरे अपना जगह खाली कर देगा। ठीक इसी तरह से जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हमारी जो एनर्जी, जो हमने रात्रि में सो करके तैयार की थी, स्टोर की थी, यानी शरीर रूपी बैटरी हमने चार्ज की थी सो करके। नींद से आपके शरीर रूपी बैटरी चार्ज होती है और वो जो चार्ज होती है उसी से आप दिन भर चलते हैं। जिस व्यक्ति को रात्रि में नींद ना आई हो उसको पता दिन भर क्या रहता है फिर, और दिन में भी सोने का अवसर ना मिले, और हो ये कि अगले दिन भी किसी तरह से रात की नींद गायब हो जाए, तो ये आंखें सूजी सूजी मिलेंगी, फूली फूली, और आंखें डूबी डूबी मिलेंगी। टेंशन, डिप्रेशन यहां मिलेगा। साइकेट्रिक क्या करेगा इसमें? बीपी हाई भी होगा। अब तो फिर सोचो कि कई प्रकार के रोग आपके तैयार हो गए, कई प्रकार के रोगों को आपने तैयार कर लिया, समझ लीजिए। ठीक है, केवल नींद में व्यवधान पड़ने मात्र से। तो इसीलिए आहार, निद्रा, एक तो आहार अच्छा होना चाहिए और उसके जो नियम है उसे आप पूरा पालन करते हुए, आहार, निद्रा, भय, तो नींद का बड़ा भारी महत्व बताया गया। तो नींद पूरी ले। दिन में नींद आई किसी को आज? 1 घंटा आई? थोड़ी थोड़ी देर आई। मोबाइल तो नहीं बजा बीच में? और अचानक झटके से खुली आंख? ये होता है कि जब हम सोने में अव्यवस्थित होते हैं, मतलब श्योरिटी नहीं होती कि हम अच्छी तरह से सो पाएंगे। श्योरिटी मतलब साथ में कोई साथी है, पड़ोसी है, या कुछ किसी के आने की संभावना है, दरवाजा धाएं से खुलने की संभावना है, या कुछ भी आहट किसी भी प्रकार की हो, तो ऐसी अवस्था में नींद अपूर्ण रहती है, टूट जाती बीच में ही। और यदि एक झटके में आपको 1 घंटा या 1.25 घंटा, 1.5 घंटा जम के नींद आ गई, गहरी नींद, बस उसी में आप रिकवर हो जाते हैं। और उपवास की जो शक्ति है वो बताना चाहता हूं मैं, ये नींद है। और कई लोग उपवास में सोते बहुत हैं, बहुत सोते हैं, और ऐसी नींद आती है उन लोगों को कि हम तो क्या दरवाजा खटखटाते रहते हैं, वो कुछ मतलब उल्टी वगैरह की, ट्रीटमेंट किया, फिर सो गए फिर सो गए, और रात में भी सो गए और दिन में भी सो गए। ऐसा समझो कि जैसे नींद का बांध, नींद पर बांध लगा हुआ था और वो खुल गया हो। आप ही मोबाइल में चलाइए ना, तो नींद का बांध टूट गया। जैसे वहां देखा बांध दिखाई दिया आपको, गंगा पर जो खड़े थे वहां था, बांध लगा हुआ था अगर वो खोल दिया अचानक और कोई अनाउंसमेंट ना हो तो भगदड़ मच जाएगी, पेड़ पर लटके घूमेंगे इधर से उधर। खैर, तो नींद का बांध टूट जाता है और जम के नींद आती है। और वो नींद आ जाए तो आपकी शुगर भी नॉर्मल, पेट भी साफ, बीपी गया, डिप्रेशन गया, एक नींद की ठीक होने मात्र से। और जब आपकी नींद भरी रहती है आंखों में हर समय, तो भैया फिर तो बीपी चेक कराना पड़ेगा, फिर तो आपको शुगर डिस्टर्ब करती रहेगी। अब अगली बात, उपवास बहुत सरल भी है और बहुत कठिन है सुनने में। वैसे अगर आप अच्छे सुयोग्य शिक्षक के पास, अच्छे चिकित्सक के पास, अनुभवी व्यक्तित्व के पास आप रह करके कोई अभ्यास कर रहे हो
तो वो अभ्यास कठिन भी होता है तो सरल और सहज हो जाता है। होता है नहीं होता? कठिन दिखने वाले कार्य, मास्टर जी कोई भी कठिन विषय हो, सब्जेक्ट हो, अगर पढ़ाने वाले अध्यापक अच्छे हैं तो कठिन विषय को भी यूं सुलझा के सामने रख देते हैं। बच्चे कहते अरे हम तो यूं ही डर रहे थे, मास्टर जी ने तो झट से पढ़ा दिया, हमको बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया। तो ये जो होता है ये अच्छे कुशल व्यक्तित्व के साथ में भी होता है। अभी मेरी दृष्टि में तो आपका उपवास बिल्कुल सही चल रहा है, पर इस उपवास को हमने सोचा है कि आज ही आज करवाएंगे। कल आपका प्रातःकाल में उपवास खुलवा देंगे, ठीक है? माता जी मुस्कुराई। आपका प्लान 2 दिन का है, क्योंकि ये पिछले शिविर में वो अद्भुत अनुभव लेके गई हैं। उसके अनुभव के कारण इनके अंदर साहस हो रहा है। पिछले शिविर में जब हमने शिविर शुरू किए थे ना, शुरुआती होती, उससे दूसरा कैंप में देहरादून से कुछ हमारी बहनें आई। मैं मना कर रहा हूं कि नहीं मैं आगे उपवास नहीं बढ़वाऊंगा। बोलना हम तो उपवास के लिए आए हैं। जबरदस्ती उपवास ही उपवास। क्यों? मेरे पिछले शिविर में वो अपने टांगे ठीक करके चली गई थी, उपवास से टांगे ठीक करके चली गई थी। उसने फिर बैठ बैठ के दिखाया, चला भी नहीं जाता था, ऐसी हालत में आई थी हमारे पास। क्यों? ये जो लाभ मिलता है ये उपवास से ही ज्यादा मात्रा मिलता है। खाओगे पियोगे फिर नॉर्मल अवस्था में आ जाओगे। और अभी जो एनर्जी आपकी, जो आपका पाचन तंत्र, अभी भूख तो नहीं लग रही ना? अभी भूख बिल्कुल गायब है आपकी इस समय। अच्छा एक बात बताओ, भूख का संबंध तो खाने से होता है ना? और जब भूख लगी नहीं रही हो तब फिर कैसे खाओगे? फिर तो कोई मतलब नहीं ना। अब इसका एक सीक्रेट ये है, रहस्य ये है कि उपवास सफल कब होगा असली, ये तो मैं कह दूंगा कि ठीक है भाई अब आप खोलो, क्योंकि आपको जाना भी है। उपवास की सफलता तब जानिए जब आपको अंदर से प्राकृतिक भूख लगने लगे। तब समझ लीजिए जो अब जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र तो अभी अंदर ही है ना, कहीं चला थोड़ी गया है। तो कर क्या रहा है? उससे ये पूछो कि भैया उपवास कर लिया हमने, अच्छी बात है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम तो समय से पहले भूख 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 चिल्ला रहे थे, हम तो उस समय कांगी माता पहने हुए। चलो मैं देखता नहीं। तो बोले भूख ही भूख चिल्ला रहे थे बड़ी जोर से, मर जाएंगे और ये हो जाएगा ये हो जाएगा, बड़ा चल रहा था। भैया अब कांगी भूख, ये भूख जो गायब हुई है, तो अब इसका अर्थ यह है कि पाचन तंत्र आपका आपके दोषों को पचाने में लगा पड़ा है। समझ रहे? आपने एक भ्रम वर्षों से पाला हुआ था कि दवाइयां भोजन को पचाती हैं, दवाइयां भोजन को भी पचा देती हैं, ऑर्गन्स को ठीक करती हैं। ये भ्रम था बहुत बड़ा। कैसे भ्रम था? अरे आपको पता नहीं, जो व्यक्ति 20-20 टैबलेट खाता दिन भर में, कौन थे अभी जो बता रहे थे मुझे कि हम 20-25 गोलियां खाते हैं? इसी शिविर में क्या? और मुझे तो याद भी नहीं, तो पता नहीं कहां कहां के आग मेरे दिमाग में रख के चले जाते हैं। तो बोले 25-25 गोलियां, किसने कहा था याद है? 25-25 गोलियां खा रहे हैं हम। देखो वो आया। अरे उधर मत देखो, ये मेरे सामने बैठा है, इसने कहा था मुझे, देखो मुझे याद है। तो अब वो 25 गोलियों को और तुम्हारे खाने को भी अब पचाने का काम कर रहा है तुम्हारा पाचन तंत्र। मतलब वो गोलियों के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं बेचारा उन पर भी लगा पड़ा है। आप जो खाना खा रहे हैं उसको भी पचाने में लग रहा है, तो डबल मेहनत करनी पड़ रही है ना उसको तो। और जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उनमें कितने केमिकल्स के द्वारा उसको तैयार किया जाता है, अब उस पर भी लगा हुआ है। लेकिन अब तो आपको कोई दवाई की आवश्यकता ही नहीं है। फास्टिंग है तो क्या दवाई? उपवास है
तो कोई दवाई नहीं। आपके मस्तिष्क में एक और बात आती होगी, बोले यार तो जरा पेट में दर्द हमारे, उल्टियां हमें लग रही, डायबिटीज हमें, बीपी हमें, पैर हमारा खराब, एक ही तरह का खाना भैया, एक ही तरह का ट्रीटमेंट और सबको एक ही जैसा दिया जा रहा है। कुछ अलग अलग भी हो रहा है, किसी का इक्का दुक्का कर दिया होगा तो कर दिया होगा। आज किसी को बिठाया था, टब में बिठाया था, इसको बिठाया टब में, आपको उनको अलग कर दिया। तो इसीलिए क्योंकि बीमारियों का एक ही कारण है, बीमारियों का एक ही कारण है, क्या बताया था मैंने? शरीर के अंदर जमा हुआ विजातीय तत्व, बताया था ना? शरीर के अंदर जमा हुआ विजातीय तत्व ही बीमारियों का कारण है। अब सभी बीमारियों की जड़ एक, सभी बीमारियों का कारण एक, तो सबकी चिकित्सा भी। और आई बात समझ? अब इस चिकित्सा पद्धति को यूं तो अगर मुझे आपसे पैसे अंधाधुंध कमाने हो तो मैं स्वामी जी को बात करके इनसे सेटिंग कर सकता हूं। ये इधर मुझसे बॉन्ड भरवा लेंगे और इधर इनके पास जगह पड़ी है, उसमें नेचुरोपैथी का पूरा सेटअप भी बना सकते हैं। फिर उसमें क्या होगा, उसमें जैकुजी भी ले और ये भी ले और दुनिया भर की एक दो मशीनें भी ले, तरह तरह के आइटम यहां पर खड़े कर दिए जाएंगे। उन सबका उद्देश्य अधिक से अधिक एक ही होता है, मनीराम। हाँ जी, जेब खाली। अब एक सिस्टम आपकी समझ में ऐसे आना चाहिए, क्योंकि जो मेरे अंदर गंदगी भरी पड़ी है, हमको दो केंद्र साफ कर लो, दो केंद्र साफ कर लिए, आपकी सारी की सारी बीमारियां माता बहनों सब समाप्त। कौन कौन से? एक तो अपना आमाशय स्टमक और अपनी आंतें इंटेस्टाइन। अपनी आंतें साफ करो, रेक्टम साफ करो और ऊपर के केंद्र को साफ कर लो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सारी बीमारियों का जो स्टोरेज है, मतलब जो प्रोडक्शन केंद्र है, वो सिर्फ वही है और कोई नहीं है इसके अलावा। तो ऐसी अवस्था में आपको इन दो केंद्रों की शुद्धि करनी है। तो दो केंद्रों की शुद्धि करनी है और दो केंद्र साफ हुए, बीपी भी गया, शुगर भी गई, और इसके साथ साथ डाइट प्लान समझ में आ जाए। डाइट, अगर डाइट का रहस्य, डाइट का सीक्रेट, आप सीक्रेट बता रहा हूं, ये समझ में नहीं आया, पर इस डाइट के विषय में बड़े बड़े डाइटिशियन फेल हैं। चलो एक डाइटिशियन की बात बताता हूं। आपको क्या लगता है मेरे यहां डाइटिशियन नहीं आते होंगे? मेरे यहां बड़े बड़े मास्टर लोग नहीं आते हैं, सभी तरह के लोग आते हैं मेरे यहां। तो मेरा नागपुर में कैंप था, एक किसी बहुत बड़ा स्थान था वो, तो वहां पर साइड हमारे उसी कैंपस में शूटिंग भी चल रही थी किसी फिल्म की। ठीक है, वो अपने ढंग से काम कर रहे थे, इधर मेरा कैंप चल रहा था। किसी ने कहा एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कि गुरुजी, उनके हाँ जी, वो देख रहे हैं आदमी? मैं कहा हाँ दिख तो रहा है। वो बोले डाइटिशियन है, और डाइटिशियन पता कितना मोटा होगा? 1.25 कुंटल का था कम से कम, 1.25 कुंटल का डाइटिशियन। मैंने कि भाई एक बार मुझे मिला दो इससे, इसको कहो कि डाइटिशियनों के गुरु रहते हैं यहां पर, जो डाइटिशियंस की क्लास लेते हैं। तो वो बड़ा खुश हो गया और वो मेरे पास आके बैठ गया। तो क्योंकि वो जो हीरो हीरोइन थे, जो कलाकार थे, उनका डाइटिशियन था वो। मैंने कहा भाई थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जरा सी, वैसे आप आए हो तो कुछ हम भी सीखेंगे आपसे। बोला हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको। मैं क्या, बस से बताइए। मैं कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या देते हैं? बोले ब्रेड और अंडे।
मैं कि बस होगी डाइट पूरी। मैं कि तुम क्या लेते हो, तुम्हारी सेहत का राज क्या है? वो बोलता है जी मैं तो लगभग सभी कुछ ले लेता हूं जी, मेरा कोई बंधन नहीं है। मैं कि डाइटिशियन महाराज एक बात बताऊं, मेरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? उस समय तो मैं और ही पतला था, मेरा शरीर पतला था। एक समय ऐसा था कि जब मेरा शरीर का वजन केवल 60 किलो रहता था, पतला पतला से फिट एकदम। अभी थोड़ा सा वृद्धि है, लेकिन मुझे कोई किसी प्रकार का भी ऐसा कोई कष्ट नहीं है कि मैं बड़ा कोई पीड़ित हो रहा हूं या कुछ परेशानी है। और जो फिगर के हिसाब से चाहिए, एज के हिसाब से, वो परफेक्ट है। उस समय बोले हाँ आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्लिम ट्रिम है। तो मैं आपको बताता हूं कि जितने डाइटिशियन होते हैं, ये जो कोर्स करते हैं, ये इतनी कैलोरी चाहिए और इतना ये चाहिए, उतना ये चाहिए, दिमाग चाक के रख दिया इन्होंने, खराब करके रख दिया है। समझना बात ध्यान से। एक व्यक्ति की कैलोरी का एक व्यक्ति कैसे निर्णय कर सकता है, बताइए मुझे, कैसे निर्णय कर लेगा? एक व्यक्ति फावड़ा चलाता है, एक व्यक्ति शहर में रहता है, उसको ज्यादा काम फिजिकल वर्क उसका है ही नहीं, तो दोनों का कैसे संतुलन बनेगा? है कोई रास्ता आपके पास में? आपके के सारे डाइट प्लान अगर आप पूरे उन तत्वों के आधार पर चलने की कोशिश करोगे, बिल्कुल फेल होते चले जाएंगे। तो इसी तरह से एक और प्रोपोगंडा आपके जो जीवन में जोड़ दिया गया, छल कपट, जिसमें पूरा समाज फंसा पड़ा है। बीपी का मानक कितना होना चाहिए? जो पहाड़ों में रहते हैं लोग, धीरे, जो पहाड़ों में रहते हैं, उनके शरीर के, उनके बॉडी के पैरामीटर्स कैसे चाहिए? जो प्लेन में रहते हैं उनके कितने होंगे? और जो साउथ में रहते हैं, दक्षिण भारत में, उनके शरीर की स्थितियां कैसी होंगी? ऐसा ही है ना? अब जो पहाड़ों में ऊपर नीचे चलते हैं और ठंडे प्रदेश में रहते हैं, उनकी स्थितियां साउथ वालों से उल्टी होंगी या बराबर होंगी? तो फिर मानक सब में कैसे सेट होगा पैरामीटर्स? अगली बात, भारत के ठंडे प्रदेश हो या किसी दूसरे देश के या अपना अलग जगह के ठंडे प्रदेश, ठंडा स्थान, और साउथ अफ्रीका जहां बहुत गर्मी होगी, ऐसे स्थान पर जो कि बहुत गर्म है, वहां के लोगों के लिए भी वही पैरामीटर्स काम कर रहे होते हैं जो WHO के वहां से निर्धारित हो चुके हैं। तो पूरी दुनिया के लिए एक ही पैरामीटर्स में किसी को कैसे बांधा जा सकता है? नहीं बांधा जा सकता मेरे विचार से। तो जब नहीं बांधा जा सकता है, तो एक बात याद रखना, इसी भ्रम के चक्कर में आज पूरा समाज फंस गया है। डायबिटीज को आप बीमारी मानते जाओ। डायबिटीज, एक जर्मनी के डॉक्टर ने कहा था कि यदि आपकी डायबिटीज शुगर 200 भी रहती है, तब भी आप नॉर्मल हैं। और सुनो, 200 तो उन्होंने बता दी, लेकिन मानक हमारे यहां पर क्या हुआ करते थे? 100 प्लस एज। आपकी अगर 70 वर्ष की आयु है तो, और उसमें 100 जोड़ दीजिए, कितनी हो गई? 170। 170 वाला तो है ही नॉर्मल पूरी तरह से। कारण यह है कि बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं वो अपने आप ही अप डाउन होते रहते हैं। जैसे अभी आपको किसी बात पर गुस्सा आ जाए, तो गुस्सा आने पर बीपी चेक कराइए। अभी आपको किसी प्रकार से टेंशन हो जाए और टेंशन बढ़ जाए, तो शुगर चेक कराइए। तो शरीर के जो पैरामीटर्स हैं, आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी नींद, आपके अंदर का भय, यानी कि जो अलग अलग स्थितियां हैं, उनके आधार पर पैरामीटर्स भी अप डाउन होते रहते। मानते हो या नहीं मानते? हाँ बोलो या ना बोलो, पक्की बात है। तो इसी प्रकार से
अब ये तो अप डाउन हो रहे हैं, तो इसको झट से रोग मानना गलत है। पहले लोग क्या कहते थे? वैद्य लोग, प्राचीन समय के वैद्य लोग क्या कहते थे? अच्छा, शक्कर की बीमारी है, मतलब पहले ऐसी बोलते, सामान्य देसी भाषा होती थी। थोड़ा इससे बंद करो, नहीं मेरा ध्यान डिस्टर्ब होता है इधर। तो क्या होता है कि पहले लोग क्या कहते थे? अच्छा, पेशाब में चींटियां लग रही हैं, गए पेशाब तो चींटियां लग गई, बोले जी चींटी लग रही, बोले अच्छा ठीक है, शक्कर की बीमारी हो गई, शुगर की बीमारी हो गई। तो क्या कर दिया? करना क्या था? उसका अन्न बंद कर दिया, ग्लूटन, गेहूं बंद कर दिया। और गेहूं अगर आपके जीवन में जुड़ा हुआ है तो आप शुगर की बीमारी से जीवन में कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, खाते जाओ दवाइयां। और यदि आपको डायबिटीज से मुक्त होना है तो आपको अन्न में गेहूं हटाना चाहिए, और जौ, और चाहो तो थोड़ा सा चना, ज्यादा मिक्स नहीं करना चाहिए। आजकल एक बहुत बड़ा, मैं तो छल ही कहूंगा, मानना या मत मानना, बाद में चाहो कुछ भी कहो, मुझे इसकी चिंता नहीं। आज मेरी बात समझ में नहीं आई तो कुछ समय बाद फिर आएगी, समझ में आएगी अवश्य। ये जो मल्टीग्रेन आटा खाने की बीमारी लगी है, मिक्सी आटा, ये मिक्सी आटा खाने का जो रोग लगा है, तो इसके द्वारा भी रोग कभी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये ड्राइनेस, खुश्की, शुष्कता को जन्म देते हैं अंदर। आपके शरीर में खुश्की बढ़ेगी। इसका मैं विरोध क्यों कर रहा हूं? देखो माताओं बहनों, जैसे ही प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन होने के साथ साथ जैसे गर्मियां शुरू होती हैं तो कौन सा अन्न आ जाता है? गेहूं का नाम मत लेना, जौ। हमारे यहां जो होली जलाई जाती थी और जलाई जाती है, तो उसमें जौ की बाल भूनने का विधान था, यानी कि वो गतराई सी, मतलब अधपक्की हो जाती थी वो। उसे लोग खाया भी करते थे, वैसे निकाल के भी खा लिया करते थे, भून के खा लिया करते थे। हम तो जीना और खाना ही भूल गए, हमको तो पता ही नहीं रहा आप क्या करना है। तो उससे क्या समस्या बनी? तो जैसे ही मौसम बदलता है तो उसी समय जौ आ गया, और मौसम बदला, ज्वार आ गई, बाजरा आ गया, ऐसे होता है ना। और मौसम बदला तो क्या आ गया? अरे मक्का आ गई। और थोड़ा गर्मी बढ़ी, सर्दी बढ़ी, तो सर्दी में क्या आ गई? रागी आ गई। तो यानी कि प्रकृति भी समय समय पर अपने हिसाब से जो आपकी बॉडी के लिए सुटेबल चीजें हैं वो समय समय पर देती रहती है। तो हम मिक्स क्यों कर रहे हैं? क्यों? बात स्पष्ट हो रही है? तब तो हमें मिक्स करने की आवश्यकता ही नहीं। तो प्रकृति ये कहती है कि जैसा मैं दे रही हूं बेटा, ऐसा ही तुम उसका सेवन करो, तुम्हारे जीवन के लिए वही उपयोगी है। ऐसे ही फलों का क्रम बदलता है, फलों का बदलता नहीं बदलता। जैसे ही जिस मौसम में जिस फल की आवश्यकता है वो फल आपके पास में अपने आप आ जाते हैं। आते नहीं आते? जैसे अभी कौन सा फल आ रहा है? आम। परंतु लग गया महाराज, रुको, परंतु लग गया। परंतु ये जो आम आ रहा है अभी, खा तो रहे हो, पर ये आम वास्तव में, वास्तविकता तो ये है कि अभी खाने योग्य आम आया नहीं है। अब बोले जी आप तो हम तो 1.5 महीने से चल रहा है, हम तो 1.5-2 महीने से चल रहा है। देखो ना वो पीला इतना मोटा खूब बिक रहा है, सफेदा बोलते हैं शायद उसे। क्या वास्तव में पेड़ से टूट के आया अभी? हाँ जी, सब स्टोर कर रखे हैं। और अगली बात, अभी जो दशहरी आया है, ये कच्चे आम जो टूट के गिर जाते हैं या तोड़े गए हैं जबरन, तो ये तो वो हैं जिनको पका करके जबरदस्ती पीला कर करके लेके आए हैं, ऐसा ही है ना। तो ये वो आम चल रहा है। अभी आम जो आएगा जब पेड़ पर पकना शुरू होगा और जो टपक टपक के गिरेगा। जहां मैं रहता हूं, जहां मेरी कुटिया है,
तपोवन आश्रम में, मेरी कुटिया के बराबर में ही बगीचा है, आश्रम का ही बगीचा है। वहां कोई जाता आता नहीं है। आजकल तो हमारे इनकी मौज आ रही थी वहां तो हम ही दोनों के दोनों तो मतलब घूम घूम करके आम चुनते रहते थे। तो विशेषकर इनको बहुत शौक है, मतलब इनको अच्छा लगता है बगीचे में घूमना करना। तो मेरे कमरे के सामने बहुत बड़ा पेड़, अभी भी खड़ा, सूख गया पर वो बहुत बड़ा पेड़ था। ओहो, जब उस पर आम लगने शुरू हुए और टपकने शुरू हुए बरसात के मौसम में, भैया प्रातः काल में जो आम टप टप गिरते थे, टप 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 टप, रात में भी गिरते रहते थे, बड़ा आवाज आती रहती थी मुझे अपने कमरे में। और मैं इतने सारे आम मेरे पास हो जा करते, खूब बांटे भी और खूब सुबह सुबह चूसता था बहुत सारे आम। वो था आम। अब उसी के साथ साथ लीची चल रही होती है। लीची कैसी होती है? ठंडी। मौसम कौन सा है? गर्मी का। तो प्रकृति ने आपको वैसी ठंडी लीची भेज दी ना। इसी प्रकार से तरबूज भेज दिया, खरबूजा भेज दिया। एक ककड़ी आती थी लंबी लंबी, वो देखिए ना, ककड़ी जो लंबी वाली आती है, हाँ, हरी हरी ककड़ी। तो ककड़ी, बट महाराष्ट्र में खीरा को ककड़ी बोलते हैं आपके यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में एक ककड़ी आती है लंबी वाली होती है, जो सांप जैसी। देखिए आपने? खैर, आप क्या क्या बोलते हैं उसको? होती है वहां? नहीं, हाँ, चलिए समझ गए। तो अपने आप ही समय पर वो आ गई, बड़ा आनंद रहा ये भी। तो समय समय पर सब चीजें आपके पास में आती चली जाती हैं, फिर भी हम रोग शोक, बीमार, परेशान, हाय चिंता, हाय दुविधा। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, और आपका उपवास सफल होगा और हो ही रहा है। अब आप शुद्धि क्रियाओं में एक चीज हमारी बची है अभी, जिसका नाम है एनिमा, क्योंकि कुंजर क्रिया आप कर चुके। जिन उपवास वालों को दिन में 2 बार एनिमा दिया जाता है, क्योंकि अब प्रातःकाल से लेकर अब तक जो मल सरका होगा नीचे की तरफ, अब उसको साफ कर देना है। ठीक है, फिर और चर्चा करेंगे, फिर बातें करेंगे। अभी प्रश्नोत्तर का विषय रह गया है, तो या तो देखेंगे, अगर गंगा गए तो गंगादास तो गंगा गए तो गंगा पर बैठ करके वहां पर प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान सत्र वहां चला सकते हैं। तो इसका आनंद वही लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।